हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस एक्सप्लोरेशन के चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 के एंड में हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो पूरे चैप्टर के जो 16 क्वेश्चंस बनते हैं उनके बिल्कुल सिंपल और इजी सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख ली तो एक एक क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। और इस टाइप से मैंने नोट्स यहां पे बनाए हैं ताकि आप फाइनल एग्जाम या मिड टर्म एग्जाम के अंदर कम टाइम में भी उनको पढ़ के अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों, क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स। यहां पे हमें पेयर की फॉर्म में टर्म्स दे रखी हैं, इनके बीच में हमें यहां पे डिफरेंस लिखने हैं और सभी के सभी डिफरेंस के अंदर मैंने डायग्राम भी बनाए हैं और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट से इनको डिफरेंशिएट किया है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या दे रखा है? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंस। तो पहले सेल मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं, साथ में ही सेल वॉल को भी रीड करेंगे। देखो, सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड इट अलाउज सम सब्सटेंस टू एंटर एंड सम टू एग्जिट द सेल। ये क्या होती है बच्चों? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब परमिशन देना और सिलेक्टिवली मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही, जो इसके लिए जरूरी चीजें होती हैं उन्हीं सब्सटेंस को ये एंटर करने की और एग्जिट होने की इजाजत देती है। मतलब सारे के सारे सब्सटेंस इसके अंदर बाहर आ जा नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें सेल वॉल की, इट इज फ्रीली परमिएबल। ये फ्रीली क्या करती है? सभी को परमिशन दे देती है कि सब इसके अंदर आ जा सकते हैं। इट अलाउ ऑल सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। यहां से आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा कि किस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल हमारी काम करती है। दूसरी बात करते हैं आरईआर और एससीआर के स्ट्रक्चर की। सबसे पहला पॉइंट इनका यहां पे फुल फॉर्म ही हो जाती है। आरईआर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे नाम से ही पता चल गया कि इसका सरफेस क्या होता है? रफ होता है। वो किस वजह से होता है? इट हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम होते हैं, छोटे छोटे दाने बने हुए होते हैं, इसी वजह से वो इसके सरफेस को रफ बना देते हैं। इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये प्रोटीन जनरेट करने में और प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आरईआर हमारी हेल्प करती है। दूसरी बात करें यहां पे एससीआर की। एससीआर होता है बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ आ गया तो मतलब इसका सरफेस जो है वो चिकना होता है, स्मूथ होता है। वो किस वजह से होता है? इट हैज नो राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम, कोई भी दानेदार सतह नहीं होती है। इसी वजह से ये क्या होती है? इट्स लुक स्मूथ। इसी वजह से ये चिकनी या फिर स्मूथ होती है। इट इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। ये फैट जनरेट करने में, डिटॉक्सिफिकेशन में और फैट को स्टोर करने में या लिपिड को स्टोर करने में हेल्प करती है। आगे बात करें थर्ड पॉइंट की, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बीच में हमें यहां पे डिफरेंस बताना है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इट कंटेन क्लोरोफिल, या फिर कह सकते हैं हम ग्रीन पिगमेंट। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कि हमारे कलर्स को ग्रीन कलर देने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, फूड का प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट के जरिए ही होता है हमारा। आगे बात करें यहां पे क्रोमोप्लास्ट की। इट कंटेन कैरोटेनॉइड्स, येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट। इसके अंदर हमारे येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट होते हैं जो कि हमारे फ्रूट्स को और फ्लावर्स को कलर देने में हेल्प करते हैं। जैसे मैंगो है हमारा येलो कलर का होता है, कैरेट ऑरेंज कलर की होती है, टमाटो रेड कलर का होता है। तो ये हमारा किसकी वजह से होता है? कैरोटेनॉइड्स की वजह से, येलो, रेड और ऑरेंज पिगमेंट्स की वजह से। डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कोई भी रोल नहीं होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्या है बच्चों? टू एनिमल सेल्स इन डिफरेंट सॉल्यूशन। हमने 2 एनिमल सेल्स लेनी है और उनको 2 डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर रखना है और फिर देखना है कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हमने यहां पे क्या लिया है? 2 सिमिलर एनिमल सेल्स आर प्लेस्ड इन 2 डिफरेंट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने यहां पे 2 सेल ली हैं, एक सेल एक्स और एक सेल वाई। सेल एक्स को हमने क्या किया है? प्योर वाटर के अंदर रख दिया है, मतलब जिसके अंदर सोल्ट की मात्रा जो है, नमक की मात्रा बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। दूसरी तरफ बात करें, सेल वाई को हमने कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर पुट किया है जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। कुछ टाइम रखने के बाद हमने देखना है कि उन सेल एक्स में और सेल वाई में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखते हैं यहां पे क्या चेंजेस आए भाई। सेल्स आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम
सेल एक्स स्वेल्स एंड सेल वाई श्रिंक्स। सेल एक्स जो थी वो फूल जाती है, मोटी हो जाती है, और जबकि सेल वाई जो है श्रिंक होके, पिचक के, सिकुड़ के बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ओस्मोसिस प्रोसेस की वजह से। देखेंगे यहां पे डायग्राम के साथ मैंने यहां पे दिखाया है। यहां पे ये हमारी क्या है? सेल है, और यहां पे भी हमारी सेल वाई है। सेल एक्स की बात करें तो यहां पे प्योर वाटर हैज हायर वाटर पोटेंशियल, मतलब लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है, इसमें नमक की मात्रा कम होती है। जो पानी होता है बाहर से सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर जाता है। अब जैसे जैसे पानी सेल के अंदर एंटर करेगा तो सेल जो है वो स्वेल करना स्टार्ट कर देगी, मोटी होना स्टार्ट कर देगी, उसके अंदर सूजन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा ओस्मोसिस, मतलब वाटर बाहर से अंदर की तरफ एंटर कर गया। सेल वाई के अंदर बात करें यहां पे, तो वाटर के अंदर क्या है बच्चों? सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन है, नमक की मात्रा पानी के अंदर ज्यादा है। अब नमक ज्यादा होने की वजह से क्या होगा बच्चों? कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, मतलब सेल के अंदर जो पानी था वो पानी बाहर आना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है सॉल्ट की। तो यहां से जैसे जैसे सेल से पानी बाहर आएगा तो जो सेल है हमारी श्रिंक होना स्टार्ट कर देगी, पिचकना स्टार्ट कर देगी, सिकुड़ना स्टार्ट कर देगी। ये भी प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? ओस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। तो यहां पे मैंने नोट्स की फॉर्म में भी दिया है 2 पॉइंट्स में, जिससे आप एग्जाम टाइम पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेल एक्स प्योर वाटर में थी, उसके अंदर वाटर जाना स्टार्ट कर देता, वाटर इनटेक होता है, इसीलिए वो स्वेल कर जाती है। सेल वाई के अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, बाहर पानी आने लग जाता है, इसी वजह से सेल जो है वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है, पिचक जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है। लुक एट द डायग्राम ऑफ ए सेल इन द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड फ्रॉम ए टू जी एंड करेक्टली मैच देम विद देयर फंक्शंस गिवन बिलो। यहां पे हमें एक सेल का डायग्राम दिया हुआ है और ए से लेके जी तक कुछ पॉइंट्स को हमारे यहाँ पे एरो से डिनोट किया गया है, तो हमें इनको करेक्टली लेबल करना है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे बच्चों, जो नोटेशन है वो क्लियरली सभी पॉइंट्स को डिनोट नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन से ही देखते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए सेल, वो कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। आप राइट डाउन करते जाना इसको। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। स्टोरेज ऑर्गेनल दैट आल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन करता है? वोक्यूल करता है। सेपरेट द सेल कंटेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग, बाहरी वातावरण से जो सेल को बचा के रखता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल, ये सेल वॉल आ जाएगा। उसके बाद पैक्स एंड स्टोर्स मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम ईआर, गोल्गी एपरेटस आ जाएगा। हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग फूड, फूड को बनाने में हेल्प करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार से हम सभी फंक्शंस को और इन पॉइंट्स को लेबल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस दोनों सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, लेकिन दोनों का काम और रिजल्ट अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे माइटोसिस की, ये एक इक्वेशनल डिवीजन होता है बच्चों, और इसके अंदर सिर्फ एक ही डिवीजन होती है, और इसके अंदर हमारे पास देखने को मिलता है कि 2 डॉटर सेल्स जनरेट होती हैं, और यहाँ पे मैंने इनको कुछ पॉइंट से डिफ्रेंशिएट भी किया हुआ है। बात करें मियोसिस की, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, और ये एक सेक्स सेल में होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे 2 डिविजन्स आपको देखने को मिलती हैं, और 4 डॉटर सेल्स जो हैं यहाँ पे जनरेट हो जाती हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टोटल 4 डॉटर सेल्स इसके अंदर क्रिएट होती हैं। अब यहाँ पे इनके बीच में माइटोसिस और मियोसिस के बीच में पॉइंट वाइज भी मैंने डिफरेंस दिखाया है। सबसे पहले अक्रेंस देखें, यहाँ पे ये बॉडी सेल्स होती है माइटोसिस, और मियोसिस क्या होती है? सेक्स सेल होती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोसिस के अंदर 1 होता है, मियोसिस के अंदर 2 होते हैं। यहाँ पे डॉटर सेल जो माइटोसिस में है 2 जनरेट होती हैं, मियोसिस में 4 जनरेट होती हैं। क्रोमोजोम जो होता है सेम एज पेरेंट सेल रहता है, दूसरी तरफ मियोसिस में हाफ ऑफ पेरेंट सेल हो जाता है। नेक्स्ट बात करें जेनेटिक मेकअप ऑफ डॉटर सेल, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, इसके अंदर जेनेटिकली डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। मेन पर्पज जो होता है ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट सेल्स, ये रिपेयरिंग करना, ग्रोथ करना और कुछ डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में, रिप्लेस करने में हेल्प करता है। बल्कि यहाँ पे मियोसिस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म और एग, ह्यूमन के अंदर, मैन के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर एग जनरेट करने में मियोसिस हेल्प करता है।
आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पे मैंने माइटोसिस और मियोसिस को भी अच्छे से डिफरेंशिएट किया है कि ये प्लांट्स में किस तरीके से काम करता है और मियोसिस जो है ह्यूमंस के अंदर किस प्रकार से हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में जरूर आ जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोनों का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है, सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का होता है, बट एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन बनाई है, इसके ऊपर हायर कंसंट्रेशन है और नीचे लोअर कंसंट्रेशन है। जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसलिए इस प्रोसेस में कोई भी एटीपी या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये प्रोसेस हमारा कब तक चलता रहता है? जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम जनरेट ना हो जाए, संतुलन ना बन जाए। मतलब मेम्ब्रेन से ऊपर और नीचे जब तक कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके कुछ एग्जांपल भी मैंने दिए हैं, जैसे डिफ्यूजन है, ओस्मोसिस है। अब बात करें बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जो मूवमेंट होती है सब्सटेंस की वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल अपोजिट। अब बच्चों लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर हमें जाना होगा तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए लिखा है मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, मतलब इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इट मूव सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट के अपोजिट सब्सटेंस को लेके जाता है, इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन बाय रूट्स, रूट्स द्वारा जो मिनरल आयन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन। सोडियम पोटेशियम पंप्स इन द नर्व सेल, नर्व सेल के अंदर सोडियम और पोटेशियम को पंप करना, उनके अंदर भेजना, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम होता है। यहाँ पे इनकी फीचर्स और पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में मैंने डिफरेंस की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। बाकी जो फाइनल एग्जाम में एक बार रीड करने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने नोट्स बना रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स। डाइकोट और मोनोकोट प्लांट के बीच में मैंने यहाँ पे काफी सारे डिफरेंस दिए हैं, बट मेन जो डिफरेंस होता है जो आपको समझ में आने में हेल्प करेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चों डाइकोट प्लांट की। डाइकोट प्लांट के अंदर जो सीड होता है वो इस तरीके से होता है कि उसमें प्लांट्स का जर्मिनेशन उसके बीच में से होता है। जैसे हमारा पी का प्लांट होता है, मटर का दाना होता है एक तरीके से। अब मटर के दाने को तोड़ के देखोगे ना तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसके अंदर से जो जर्मिनेशन होता है वो बिल्कुल बीज से होता है। या फिर हम कह सकते हैं ककुम्बर का सीड होता है, खीरे का जो बीज होता है वो भी बीच में से जर्मिनेट होता है। अगर उसको आप तोड़ के देखोगे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है? डाइकोट प्लांट होता है। दूसरी तरफ मोनोकोट का मतलब क्या होता है? सिंगल सीड, जिसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो बीच में से टूट जाएगा, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा और इसका जर्मिनेशन जो होता है वो बिल्कुल एक सिंपल सिंगल पॉइंट से ही होता है। मतलब जर्मिनेशन होने के बाद अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि हमारा व्हीट का सीड होता है, राइस होता है, चावल का दाना होता है, तो ये हमारे मोनोकोट प्लांट के अंदर आते हैं। डाइकोट प्लांट के अंदर जो लीव्स होता है बच्चों वो भी हमारा देखने में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, जबकि मोनोकोट के अंदर जो हमारा लीव्स होगा वो एक पैरेलल लीव्स आपको देखने को मिलता है। अब डाइकोट के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो 4 और 5 के मल्टीपल्स आपको फ्लावर देखने को मिलते हैं, लीव्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको हिबिस्कस में हिबिस्कस फ्लावर आपने देखा होगा, इसके अंदर आपको दिखाया गया है। जबकि यहाँ पे मोनोकोट के अंदर जो फ्लावर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 3 देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं और इनके सभी के यहाँ पे डायग्राम के साथ मैंने डिफरेंस भी दे रखे हैं, तो आप इनको इजिली रीड करके अपने एग्जाम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में आपको डिफरेंस देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आता है। दोनों का आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करें यहाँ पे एनिमल सेल की, इसके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे फूड बनाने का काम जो है एनिमल सेल का नहीं होता है। वोक्यूल्स आर स्मॉल और मे बी एब्सेंट, जो वोक्यूल्स होते हैं
जो मतलब हमारी जो एनिमल सेल है उसको शेप देने में हेल्प करते हैं, वो या तो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं या बहुत ही छोटे मात्रा में होते हैं। शेप इज इरेगुलर और राउंड, इसके अंदर जो वोक्यूल्स हैं वो ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसी वजह से इसकी शेप जो होती है बच्चों इरेगुलर होती है या फिर राउंड शेप की होती है। सेंट्रोइड आर प्रेजेंट, इसके अंदर जो है सेंट्रोइड प्रेजेंट होता है। दूसरी तरफ प्लांट सेल की बात करें, सेल वॉल इज प्रेजेंट, इसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है जो कि फूड बनाने में हेल्प करता है। वन लार्ज सेंट्रल वोक्यूल होता है, इसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वोक्यूल भी होता है जो कि इसको एक शेप देने में, एक रेक्टेंगुलर या फिर पॉलीगोनल शेप देने में हेल्प करता है। सेंट्रोइड्स जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे ये हमारा प्लांट सेल और ये एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे मैंने इन डिफरेंस को अलग अलग पॉइंट में दिखाया भी है, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं और आपको डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा। साथ में यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे सकते हैं आप एनिमल सेल और प्लांट सेल के। इजी मेमोरी ट्रिक भी मैंने यहाँ पे बताई है, इन पॉइंट्स को भी आप फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्या है ओस्मोसिस इन कैरेट एक्सपेरिमेंट। कैरेट के एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 बीकर लेने हैं या फिर 2 बर्तन लेने हैं, इसमें एक के अंदर प्लेन वाटर लेना है और दूसरे के अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेना है। दोनों के अंदर कैरेट को डिप कर देना है और 24 आवर आफ्टर आप देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब आप एक छोटी सा एग्जांपल समझो बच्चों। आप क्या करते हैं, मंडी के अंदर जाते हैं, सब्जी मंडी के अंदर आपने देखा होगा जो सब्जी मंडी में बैठने वाले होते हैं वो पानी का अपनी वेजिटेबल्स के ऊपर स्प्रे करते रहते हैं। उससे क्या होता है, जो वाटर है उनकी वेजिटेबल्स के अंदर ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एंटर करता रहता है, जिससे वो वेजिटेबल्स जो हैं क्रंची और फ्रेश दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ बात करें कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन की, जैसे ही किसी भी वेजिटेबल को, कैरेट को छोड़ो, किसी अदर वेजिटेबल को भी अगर आप कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन में रखोगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक तो सॉफ्टनेस आ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी वो सब्जी, बिल्कुल ढीली डाली बनेगी, रबरी बन जाएगी, लिम्प आ जाएंगे उसके ऊपर, छोटी छोटी गांठें बन जाएंगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो कैरेट का वाटर था वो बाहर आने लग जाता है, जिस वजह से वो बिल्कुल क्रंची नहीं रहती है, फ्रेश नहीं रहती है। जबकि प्लेन वाटर के अंदर पानी अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रेशनेस और क्रंचीपना उसके अंदर बना रहता है। ये यहाँ पे मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से दिखाया भी है, तो आप इनको इजीली यहाँ पे कर सकते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इंडिकेट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन बैक्टीरियल और एनिमल सेल। बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, क्या अब्सेंट होती है, ये आपको यहाँ पे आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम से एक अच्छा सा डिफरेंस क्रिएट करके आपको दिखाया है ताकि आप इजिली समझ जाएं। सबसे पहले बात करें क्रोमोजोम की, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है बच्चों, एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर अब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल में अब्सेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल सेल में अब्सेंट है हमारा और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें वो किसी भी सेल में नहीं होता, वो ओनली प्लांट्स में होता है, तो यहाँ पे दोनों में हमें एब्सेंट दिखाना है। तो यहाँ पे एग्जाम कीवर्ड्स भी दे रखे हैं, इजी ट्रिक्स किस तरीके से हमें याद रखना है, और की पॉइंट्स भी यहाँ पे मैंने डायग्राम के साथ दिखाए हैं, तो आप इनको इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हमें क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द पेयर दैट इनकरेक्टली मैच। यहाँ पे हमें सेल ऑर्गेनल और उनके फंक्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्टली मैच किया गया है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे राइबोसोम की, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है, बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। एससीआर की बात करें, हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ये लिपिड और सेल्यूलोज सिंथेसिस के साथ दे रखा है कि इसका फंक्शन जो होता है लिपिड एंड सेल्यूलोज सिंथेसिस का होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा एससीआर होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में और लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो यहाँ पे सेल्यूलोज सिंथेसिस नहीं आएगा, इसलिए ये करेक्टली मैच नहीं है। लाइजोसोम की बात करें, ये डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स में हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो गलत है एससीआर लिपिड एंड सेल्यूलोज सिंथेसिस, इसको यहाँ पे वाई इनकरेक्ट, ये भी मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर रखा है, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप नोट्स फॉर्म में अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों, क्या है, व्हाट आउटकम्स डू यू एक्सपेक्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल। अगर सेल के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया ही हटा दिया जाए तो आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, ये आपको बताना है। भाई सिंपल सा रिजल्ट है इसका, सिंपल सा आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक तरीके से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ही अगर सेल के अंदर से हटा दिया तो सेल जो है वो मर जाएगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो यहां पे मैंने दिखाया द सेल विल नॉट सर्वाइव, मतलब डाई हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, दे प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एक तरीके से एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। अब देखो बच्चों, अगर हमारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं होगी, हम खाना ही नहीं खाएंगे, एनर्जी नहीं लेंगे, तो हम काम कैसे करेंगे? तो ऐसे ही हम क्या करें, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दें तो धीरे धीरे हमारी सेल जो है वो डैमेज होना स्टार्ट करेंगी और कुछ टाइम में ही हमारी सेल जो है वो मर जाएंगी। इफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड, नो एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर सारी माइटोकॉन्ड्रिया हट गई तो कोई भी एनर्जी जनरेट, एटीपी जनरेट नहीं होगी, और विदाउट एनर्जी ऑल लाइफ प्रोसेस जो है, ग्रोथ है, रिपेयरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब कुछ रुक जाएगा और सेल जो है हमारी मर जाएगी। डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों क्या है, विच फिनोमिना इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर दो क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वो क्या फिनोमिना होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूमर बनने से रोकता है। दूसरा, कैन प्लांट्स आल्सो डेवलप ट्यूमर्स, क्या प्लांट्स के अंदर भी ट्यूमर जनरेट होते हैं, ये हमें बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन दो डिफरेंट पार्ट में दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूमर बनता है बच्चों, उस प्रोसेस को रोकने के लिए, ट्यूमर को रोकने के लिए जो फिनोमिनन होता है, हमारा शरीर जो काम करता है, उसको क्या कहते हैं? द फिनोमिनन इज एपोटोसिस। एपोटोसिस एक प्रोसेस होता है हमारा, जो क्या करता है, जो हमारी सेल डैमेज हो जाती हैं, जहां पे हमारी गांठ लंप बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको ऑटोमेटिकली रिपेयर करता है। सेल डैमेज जो होती हैं उनको रिमूव करता रहता है और उनकी जगह नई सेल्स जनरेट करता रहता है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? एपोटोसिस कहा जाता है। दूसरी तरफ बात करें, प्लांट्स के अंदर भी भाई ट्यूमर जनरेट होते हैं। किस वजह से? बैक्टीरिया, फंगिसाइड्स, वायरसेस की वजह से, इंसेक्ट के अटैक की वजह से सेल्स के अंदर जो है, प्लांट्स के अंदर भी जो है ट्यूमर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एप्पल के अंदर दिखाया है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे ट्यूमर जनरेट हो रहे हैं। कोई और आप फ्रूट देखोगे या फिर प्लांट देखोगे, उसमें भी आपको लंप्स दिखाई देते हैं, तो वो फंगिसाइड, बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर इंसेक्ट के अटैक की वजह से जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों क्या है, हाउ इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एटीपी इन दिस प्रोसेस। जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स का सिकुड़ना होता है, उस दौरान एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है और इस सारे प्रोसेस में एटीपी का क्या रोल होता है, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैंने लेफ्ट साइड तो आपको आंसर दिया है इसका, और सेकंड यहां पे राइट साइड रोल ऑफ एटीपी दिया है, तो दोनों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात करें यहां पे, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी। जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल सिकुड़ती हैं, उस दौरान एटीपी जो होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो ब्रेक होके रिलीज करता है हमारी एनर्जी को। अब भाई एनर्जी रिलीज करता है तो फिर क्या करेगा, वो दोबारा से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एटीपी से फिर वो क्या करेगा, दोबारा से इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी से वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी दोबारा ले लेता है। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर फिर वो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ब्रेक करता है और एनर्जी रिलीज करता है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो एनर्जी प्रोड्यूस और एटीपी से एनर्जी लेने में ही चलता रहता है। बाकी ये सारे के सारे मैंने पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको इजीली पढ़ के इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं और फाइनल एग्जाम में इसके आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द माइटोटिक डिवीजन। जो हमारे गैमेट्स बनते हैं बच्चों, वो मियोसिस से बनते हैं। अगर गलती से गैमेट्स माइटोसिस से बनने लग जाएं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो इसका आंसर यहां पे देखो बच्चों क्या दे रखा है, गैमेट्स विल हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर एज बॉडी सेल्स। दूसरा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट विल हैव डबल द क्रोमोसोम नंबर 4n। द क्रोमोसोम नंबर विल बी कीप इंक्रीजिंग इन एवरी जनरेशन। हर एक जनरेशन में वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। देयरफॉर माइटोसिस कैन नॉट फॉर्म गैमेट्स, मियोसिस इज नेसेसरी। इसीलिए जो है बच्चों, मियोसिस जरूरी होता है, माइटोसिस से जो है गैमेट्स जनरेट नहीं हो सकते। ये मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। बाकी ये क्वेश्चन हमने माइटोसिस और मियोसिस का पीछे भी पढ़ा था, सारी चीजें यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मियोसिस का प्लांट्स और एनिमल्स में क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या रोल होता है, ये हमें बताना है।
तो देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले मियोसिस प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पर्म इन मेल एंड ओव्यूल इन फीमेल्स। यहां पे क्या कह रखा है बच्चों, जो मियोसिस होता है ना, वो मेल के अंदर स्पर्म जनरेट करता है और फीमेल्स के अंदर ओव्यूल एग जनरेट करता है, विच आर हैप्लॉइड्स। आगे क्या क्या है, इट मेंटेन ए कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर। ये जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है, क्रोमोसोम को मेंटेन करके रखता है, कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर्स को जनरेट करके रखता है। मियोटिसिस क्या था, उसके अंदर क्या है, मल्टीपल क्रोमोसोम जनरेट होते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो मियोसिस क्या करता है, उन चीजों को कंट्रोल करता है। इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन जो है वो मियोसिस प्रोसेस करता है। इट इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, नई जनरेशन में भी हेल्प करता है। ये सारे पॉइंट मैंने यहां पे दिए हैं। एग्जाम कीवर्ड्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वाई इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस दे रखी है, और यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने में मियोसिस हेल्प करता है, कीप नंबर सेम, क्रिएट्स वेरिएशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं और डायग्राम के साथ भी मैंने दिखाया है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।